प्रॉब्लम जिनमें जैसे कि वी हैड नंबर्स, 2 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर होता है, उससे यूज करना है हमें, है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवाए थे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी करवा दिया था। अब करने थे टाइम बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, डू वी रिमेंबर दीज लीनियर इक्वेशंस का ये वाला हमें पता है ना। ये कौन सा केस होता है? बोलो सारे, कौन सा केस होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसको और क्या बोलते हैं साथ में? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। और लाइंस कौन सी बनती हैं? कोइंसिडेंट। और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो है कम से कम, जहां कम से कम सॉल्यूशन होगा तो उसको उसमें कंसिस्टेंट ही कहेंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन होगी, ओवरलैपिंग लाइंस ना बच्चे, ठीक है। और एक हमारे पास है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट, देन होता है कंसिस्टेंट, और फिर साथ में इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है a1/a2 इट्स इक्वल टू b1/b2 इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, या केस ऑफ, लिखा करो, क्यों नहीं लिख रहे हम? केस ऑफ नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट विल बी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक हो गया? समझ में आ गया? इसे हमें रट्टा ही मारना है जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। असर्शन रीजनिंग में ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हैं जो मैं अभी करवाऊंगी आप, ठीक है। और एक लिंक है फिजिक्स गुरुकुल करके, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, उसमें ऐसे काफी क्वेश्चंस है असर्शन रीजनिंग के चैप्टर वाइज जो आपको इस टर्म में आने हैं, उनके कम से कम 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे। डोंट रिलाई ऑन द आंसर्स, बिकॉज प्रिंटिंग एरर की वजह से कुछ आंसर्स गलत भी हैं, वो स्टेटमेंट या क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करते। समझ में आ गया बच्चे इतना? ठीक है, तो वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, एक लिंक शेयर करूंगी, आपको मल्टीपल मतलब टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट स्क्रॉल ही करनी पड़ेगी फॉर योर एवरी टॉपिक, राइट। चलो, अब इसके बाद मुझे आपको करवाना था, जो हमें स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, आई थिंक हमने 3.5 तक कवर कर लिया था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कवर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज 67। आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस तो खत्म हो चुका है, मतलब वो तो डिलीट हो चुका है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस वो तो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days, and 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and 1 man alone. अब ये नहीं पता ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल, फाइनली वही बनता है, लेकिन अगर हमारे टर्म पेपर्स में आ जाए तो वी नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। तो जब भी टाइम टेकन वाला क्वेश्चन होता है ना, आपको या तो नंबर ऑफ डेज दिए होंगे, नंबर ऑफ आवर्स में, ठीक है, और 2 आइडेंटिटीज दी होंगी, मतलब हमने 2 सेट ऑफ वर्कर्स दिए हैं, विमेन मैन। ये लिखने का मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा एफिशिएंट है या वो कम एफिशिएंट है, या कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहे, हमने सिर्फ 2 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। समझ में आ गया? 2 लोगों पे हमने कहा है कि एक बच्चा इतनी जल्दी काम कर लेता, दूसरा बच्चा कितनी जल्दी काम कर, दोनों की स्पीड के बारे में मेंशन किया। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें लिखते हैं लेट द टाइम टेकन बाय, और बेटा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कभी भी विदाउट एक्स और वाई को एक्सप्लेन किए बिना नहीं करनी। इक्वेशन स्टाइल सॉल्व कर लो, पर बताओगे एक्स क्या है वाई क्या है। जब आपने डिजिट्स वाला क्वेश्चन पेपर में किया था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर किसने लिखा, और डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, नंबर ये बना, वो हमारे लिए भी अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर आप लिखोगे आपको भी समझ में आएगा, और अगर आप बताते हो लिखते हो तो टीचर भी आपका क्वेश्चन सही से मार्क करती है। आपने अगर एक्स और वाई को नहीं एक्सप्लेन किया तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक हो गया। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work is equal to x days। हाँ जी, फिक्स नहीं है, लिखा ड्रिंक वाटर, पानी पी लो जाकर, पानी पीकर आना है, पानी पियो, आज पहली बार डांटा तुम्हें मैंने। चलो, लाइव टाइम टेकन बाय 1 woman alone is x days, so 1
वुमेन का 1 डे वर्क। इसको हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 1 डे वर्क इज 1/x। अब लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय 1 man alone to do the work, it will be y days। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 man's 1 day work। फिर आपको दिखा होगा कि ये 4 डेज में काम पूरा करते हैं, तो आप लिखोगे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4। अब कोई भी क्वेश्चन देख लो, आपके जो पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा ऐसे ही होगा। आपको इनको रेसिप्रोकल करना है x और y को, और इनको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है, सॉरी 2 women, सॉरी इट्स नॉट 1, ये लिखा हुआ है ग्रुप में 2 women and 5 men कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, और लिखा हुआ है 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो हमेशा ये स्टेटमेंट्स इस तरह से बनती है। हमने 1 women alone का वर्क निकाला 1/x, तो 2 women का वर्क कितना होगा 2/x। ऐसे ही 1 man का 1 day वर्क इज 1/y, 5 men का कितना होगा 5/y। ये 2 स्टेटमेंट्स बनती है जिन्हें आपको सॉल्व कर, समझ में आ गया बच्चे सबको? राइट, लिखो, चलो इसको आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 1/x को क्या लेते हैं a, और 1/y को क्या लेते हैं b। तो आंसर आ जाएगा 2a प्लस 5b इज 1/4, 3a प्लस 6b इज 1/3। आपकी कैलकुलेशंस में सच में सीरियसली फ्लॉ है। मैं अब क्या बोलूं, मतलब आप अगर 0 प्लस 0/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/2 लिख रहा है ना, 1/4 लिखा हुआ है, तो आप उसको करो 2 प्लस 1/4, ये गलती कर रहे हैं हम। होता है ये 0/2 क्या होता है? हमने क्यों एलसीएम लेकर इसे ऐसे सॉल्व किया हुआ है? क्यों? आपका दिमाग कहाँ होता है इधर उधर कि यहाँ देखूं वहां देखूं। तुमने ये चीज बिल्कुल सही क्वेश्चन वैल्यूज पहला पेपर देखा होगा जिसमें वैल्यूज भी सही डली होंगी, है ना? इतने पेपर गलत चेक करने के बाद उसके बाद तुमने यहाँ, मैं सोचू गलती कहाँ है, वैल्यूज जब सही डाली हुई है, ये 0 के साथ एलसीएम लिया हुआ है। हाँ जी, और 2 अलग अलग फ्रैक्शन उससे तरन ने कहा इकट्ठा ही कर दो सॉल्व, सेम एलसीएम है। मैंने आपको दिस प्लस दिस दिया, इसने कहा दोनों को इकट्ठा करो, दोनों के न्यूमरेटर्स ऐड कर दिए, दोनों के डिनोमिनेटर्स ऐड कर दिए। क्यों? ये आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सच में कह रही हूँ, ये सब आपके फाइनल्स में दिखेंगे। अगर वहां पे 50-60 मार्क्स आएंगे, आपको अच्छा लगेगा आउट ऑफ 100। आप ये सोचो, ये जो आप सब हरकतें कर रहे हो ना, बोर्ड्स में 50 मार्क्स आएंगे आपके, 100 में से 50 अच्छा लगेगा मार्कशीट में। मैथ्स में, साइंस में 99 है और यहाँ पे 50 है, 99 भी नहीं पहुंचने वाले। साइंस में 80 या 85 होंगे और वहां पे 50। अच्छा लगेगा ये? खुद सोचो, अपने फाइनल मार्कशीट सोचो हमारी ये होगी। हम इम्प्रूव कर सकते हैं मैथ्स में, आपकी 10th की मैथ्स ऐसी नहीं है जो नहीं होगी। हाँ, हम ये कहें हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आती, नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। अब खुद प्रैक्टिस करना शुरू करो एंड देन यू विल रियलाइज पेपर हमारा कितना जल्दी सॉल्व होता है और कितना आराम से बिना गलती के सॉल्व होता है। समझ में आ गया इतना? आपको 1 महीना टाइम लगेगा, सच में कह रही हूँ, जब लगेगा कि पूरे दिन में एक ही क्वेश्चन हुआ, 1 घंटे में एक क्वेश्चन हुआ, वो लगना ही है। प्रैक्टिस को जब स्टार्ट करते हो तो 1 घंटा क्या, 2 घंटे भी एक क्वेश्चन को लग जाते हैं। पर अगर आप 2 घंटे वो लगाना शुरू कर दोगे, आपका सीरियसली 1 मंथ के बाद वही 5-5 मिनट का गैप हो जाएगा, आपको मैथ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व किया तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? इसको 3 से किया, इसको 2 से किया, तो ये बन जाता है 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट है 6a प्लस 12b इज 2/3। इसको 3/4 लिखना है, इसको 2/3 से फ्रैक्शंस है, इस वजह से मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ। तो हमारे पास आएगा 3/4, 3b इज 3/4 माइनस 2/3, तो क्या बन गया ये 1/12। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे सबको ये, है ना? तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/36। ऐसे ही a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू विल बी 1/18। तो x हमारे पास क्या आ गया 18 डेज और y क्या आ गया
36 days. यूनिट्स को भी नहीं भूलना है, यूनिट्स भी साथ साथ लगाने हैं. तो one woman takes 18 days, one man takes 36 days to complete the work. क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट आई फील इजी है, हो जाएगा. 3.7 में ऑप्शनल करवानी है और एक आपका जो कल वाला क्वेश्चन था बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो शायद ना आए. क्वेश्चन नंबर 2 इजी है. क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आपको कल भी करवाया था, एक बार फिर से करो. ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस. The only formula is distance is equal to speed into time. Let the speed of the train is x kilometer per hour. हाँ जी, काशू मेरी पानी की बोतल भिजवा दो ऊपर. Time taken will be y hours. तो इसमें डिस्टेंस आ जाएगा xy किलोमीटर. आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सबको आ चुका है समझ? हरगुन तुम्हें आ गया समझ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आता है? टेस्ट में ठीक था तुम्हारा वो क्वेश्चन? हाँ तुम्हारा वो ठीक था. ठीक है, तो इसने लिखा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम. इनको मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड चेंज कर रहे हैं उससे टाइम चेंज हो रहा है. और नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 more hours. तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएगी इन एक्स एंड वाई. वंशिका बुक देना आपकी, जो आपके वाला क्वेश्चन है वो करवाती हूँ. सच में सीरियस हो जाओ. सितंबर टेस्ट तो जैसे मर्जी निकालोगे, उसके बाद आई वांट सीरियसनेस. अपने फेस्टिवल्स भी हमने अटेंड करने हैं पर रेगुलरली. आप 5 या 6 क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद सिलेबस जो है हमारा ज्यादा नहीं रह गया. अगर ओवरऑल देखे तो इतना सिलेबस नहीं है कि अब हम नवंबर तक अपना पेपर, अपने एग्जाम्स, टेस्ट पूरे ना कर पाए. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ कि यहां से करें वहां से करें. 100 क्वेश्चन सॉल्व करें. आपने जितना लिमिटेड किया है, जितना आप, मैं कह सच में कह रही हूँ, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लो, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है. बाकी एक्स्ट्रा मैंने आपको सारे करवा दिए. हाँ जी, सॉल्व किया. इसके बाद क्यों नहीं कर रहे हो? किसकी वेट कर रहे हो? और आफ्टर योर सितंबर टेस्ट मैं फॉर्मली ग्रुप में ऐसे नहीं डालूंगी कि आज का ये होमवर्क है, आज का ये होमवर्क है. मैं आपको रोज वर्बली बताया करूंगी, आप मुझसे मार्क करके लेकर जाया करोगे कि ये होमवर्क है और करके लाना है हमें. अब बड़े हो चुके हो, रिस्पॉन्सिबल बनो. हो गया सॉल्व? क्या ये वैल्यू एक्स की 50. एक्स क्या था? स्पीड. तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर. और जब आपने 50, तो अगर आपने इसको 50 पुट कर दिया एक्स को, इफ यू पुट 50 इन हियर, तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा ये आप मुझे अब सीरियसली बताओ, लीनियर इक्वेशंस आपको कितनी समझ में आती है, कितनी नहीं?
स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के अलावा हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं सारी। कोई मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस में गलती, साइंस चेंज करने, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलो हो जाती हैं, बट ओवरऑल भी अंडरस्टैंड। रिड्यूसेबल को भी छोड़ दो, समझ में आता है ना ये सारा। तो एक चीज आपने जो याद करनी है लीनियर इक्वेशन से, एक ये वाला क्वेश्चन जो आता है, आई फील ये कर लो क्योंकि बोर्ड्स में ना ये काफी बार रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन हमें याद है, 51x प्लस 23y इज इक्वल टू 1116। बिकॉज मल्टीपल टाइम्स करवाने के बाद भी ना आई सी, जो मेरे पास बच्चे हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन जो आप मेरे पास बैठे हो ना, क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो। ठीक है ना। दिस आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर बिकॉज ये लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में भी था, उससे पहले भी था। ठीक है, तो स्कूल वाले भी डाल देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आई डोंट वांट कि मेरे पास जो बच्चा आता है ना, वो ये करे कि हम इसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। हमने इसको मल्टीप्लाई किया जी बड़े बहादुरी से 23 से, फिर किया 51 से। आपका पेपर एक आपका मेंटल लेवल भी चेक करता है। ये 3 या 2 नंबर में आपको ये मल्टीप्लिकेशन दे दी, क्यों दी होगी इतनी लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन? पेपर इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं देता। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी आएगा ना, उसमें जबरदस्ती वाले नंबर्स नहीं होते कि हाँ इतनी लंबी कैलकुलेशंस कहीं नहीं आती। स्टैट्स में भी बहुत लंबी वाली कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। एक 4 डिजिट नंबर को 3 से हम मल्टीप्लाई 3 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं आएगा। समझ में आ गया? हाँ बच्चे, वो आपका फिर रिड्यूसिबल वाला आ गया ना, वो मैं करवा देती, वो बुक में ही है, ये लो। उसमें क्या होता है, आपको ना जब एक्स वाई इकट्ठा लिखा, फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप अगर उसको बाद में डिवाइड करके करते, इसमें नो ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। एवरीवन, दामिर पता है इसको? पता है ना सबको? चलो नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। जैसे उसने लिखा है 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज 15। इसमें करना क्या होता है, जब आपने ये xy लिखा ना, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसीलिए हम इसे रिड्यूस करेंगे टू लीनियर। तो हम क्या करेंगे, 7x अपॉन xy, 2y अपॉन xy। ये जो आपकी वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम या वुमेन और मैन वाला क्वेश्चन था, वही हो गया फिर से। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबको? ये अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखो यही बन रहा है, बस ध्यान क्या रखना है कि इससे y पहले आ जाता है और जो x है वो बाद में हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15, क्योंकि हमें क्या आदत होती है, 1 बाय एक्स को a, 1 बाय वाई को b। तो आई डोंट वांट कि यहाँ पे 7a लिखूं, इतना ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना एक क्वेश्चन और लिखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, विच सेज, तुम लेट क्यों आते हो? मैम को बताया था 12 o'clock क्लास है। छोटा 12-15 बजे, हम ये नहीं पता था हमको 12 बजे। आपकी वैसे भी यूजुअल वही होती है ना, आपने मुझे कल नहीं बताया, अब ये डांट खाने से बच गया है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन इज, एक लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज, मैं आपको क्वेश्चन कांट छांट के करवा रही हूँ। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन, मुझे आज आपको करवाना था एक्सर्शन रीजनिंग, जो आपके उस पर बेस्ड थे, लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड है एक्सर्शन रीजनिंग, वो करवानी है। और ट्रायंगल्स पे बेस्ड है, तो उसमें सभी लिंक में मिल जाएंगे, उसी पे से क्वेश्चंस कर लेना, बाकी मैं भी आपको शेयर कर दूंगी। इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। और कौन था साइंस क्लास में मैम आपके साथ? यहाँ का श्रेष्ठ था? नहीं, वो पता नहीं क्यों होता, तुम हो, और कौन? हर्षित? वो भी नहीं आएगा, इसकी आज एसएससी क्वेश्चन थी। एंड इफ द ट्रेन वाज 60 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो हमें लगता है 4 hours ज्यादा हो जाएंगे, है ना। स्लोअर का मतलब क्या होगा, स्पीड कम होगी, ज्यादा। इट वुड हैव टेकन 6 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, अगर स्पीड 60 से हमने बढ़ा दी, टाइम 4 घंटे कम हुआ, लेकिन अगर हमने 60 से कम कर दी, टाइम प्रोपोर्शनेटली नहीं होता हमेशा, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं ना ये, इस पे, तो 6 hours मोर। इसमें इक्वेशन क्या बनेगी,
स्पीड को क्या रखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द टाइम बी y। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करो आप। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब हो गया सॉल्व? हो जाएगा ना बच्चे? x प्लस 60 y माइनस 4 ये आएगा, और उसमें आएगा x माइनस 60 y प्लस 6। बस जैसे पिछले बना वैसे ही है। अच्छी बुक है ये भी प्रिपरेशन के लिए। एक्चुअली पता क्या होता है, एक दो वेबसाइट्स पे आता है वही सारे क्वेश्चंस हैं। हो गया सॉल्व? करो इसको। चलो ये वाले करवा दो पहले एक्सर्शन रीजनिंग के, इसके बाद हाँ इसके बाद आप मुझे बताना। ठीक है, आपको मुझे बताना है इसमें अगर आपके कोई डाउट्स है चैप्टर 3 में, बिकॉज मैं इसके एक्सर्शन रीजनिंग करवाऊंगी, साथ साथ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक्सर्शन रीजनिंग सच में वो भी करवा देंगे, वो भी करवाऊंगी, चिंता ना कर, भिजवाऊंगी, आज करके भेजूंगी। बहुत बुरे हाल है, बाद में देती हूँ मेरे को, जब मुझे ब्रेक लेने होंगे 2 मिनट की, तब 3 बजे तक बैठ जाओ मेरे पास आज। जो नेक्स्ट क्लास 9th बच्चों ने आना है, 9th के बच्चों का सरफेस एरिया वॉल्यूम के 2-3 बच्चों ने आना है, उनके डाउट्स ही हैं। हाँ आराम से बैठ जाओ, उनको सरफेस एरिया हाँ पढ़ लो। मैं तो तुम्हें सबको पहले बोल चुकी हूँ, तुम्हें वो रिपीट करूँ वर्ड्स में, इसको सुना दो। वो मैथ्स में आएंगे 50 बोर्ड्स में, फाइनल्स में, है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स में हाँ 100 में से 80 में से 50 अच्छे हैं। हाँ ठीक है, पढ़ लो बच्चों, सच में कह रही हूँ, मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, और इसीलिए मैथ्स मुश्किल है। और मैथ्स इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। जब एक बार मार्क्स नहीं आए तो समझ में आनी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं था, शुरू से ही मैथ्स में अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये देखो ना, ये तो सॉल्व ही हो गया है, और ये आएगा 2x माइनस 600 इक्वल टू 0। x कितना आ गया? 300। ठीक है, राइट, चलो क्लियर हो चुका है बच्चे? इसमें यहां तक कोई डाउट्स है? आई होप यू नो 8th वाला क्वेश्चन, आपका जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला क्वेश्चन है, इसका आपको आता है। ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसमें हम क्या करेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री सम। ठीक है, मैं आपको क्यों कह रही हूँ ये चीजें याद रखो, क्योंकि बोर्ड जो है ना, सच में कह रही हूँ, आप वो एक चलता है कि 8th 9th पूरा पढ़कर आया बच्चा, और 8th की चीजें भी वो 10th के पेपर में डाल देता है। फर्स्ट का वो तो आएगा नहीं बच्चे, रिड्यूसिबल वाला तो खत्म ही है ना, बस यही है बच्चे, एक तो तुम्हें याद रहना है। उसके बाद जो सिलेबस अपडेट हुआ था उसमें डिलीट कर दिया मैं इक्वेशन रिड्यूसिबल। अप्रैल के बाद ना, मई के बाद जो सिलेबस आया था उसमें रिड्यूसिबल डिलीटेड नहीं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा वो भी नहीं आ सकते, नहीं वो आ सकते हैं, वो रिड्यूसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 माइंडेड आ सकता है, वो ऑलरेडी इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये सारे पार्ट्स आ सकते हैं।
बिल्कुल आ सकता है, एक्स और वाई तो ऊपर ही है ना इन द न्यूमरेटर। ये रिड्यूसिबल है, ये ऑलरेडी है, 7 आ सकता है बिल्कुल। ए और बी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ करवाती हूँ। समझ में आ गया बच्चे? अच्छा अब पहले तो मुझे बताओ त्रिग्नो का कौन सा क्वेश्चन है? ए क्यूब इज कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, बी क्यूब इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू प्रूव ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1। आर डी शर्मा में था, कहाँ पे वो? आर डी शर्मा लिखा घर पे। क्यों नई वाली है पुरानी वाली है? बिकॉज आई डोंट रिलाई। चलो मैं बाद में चेक करती हूँ, ये वाला क्वेश्चन पूरी क्लास में करवाने वाला नहीं है। tan थीटा लिखो प्लस साइन थीटा इक्वल टू m। हाँ इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो, लिख लो tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn। यही करना है ना? हाँ चलो क्वेश्चन चेक कर लो। नहीं चल तो जाता है वो भी, पर इसका जो ट्रिक है लास्ट वाला वो बताती हूँ। ये पता है ऐसा क्वेश्चन है जो याद नहीं होता कभी भी, इसको बार बार जब प्रैक्टिस करते हो तब आपको इसको याद रख पाते हो। तो आप इसे एलिमिनेशन करते हो तो हमारे पास आएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n, या tan थीटा हमारे पास क्या आ गया? m प्लस n डिवाइड बाय 2। एक बार मैंने क्या किया है? ऐड। ऐसे ही एक बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो वो क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n। साइन चेंज करोगे जब इसके, ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये माइनस किया। समझ में आ गया? तो मेरे पास आ जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, या फिर sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n डिवाइड बाय 2। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 4। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई की, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई की, या फिर मैंने लिखा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं बच्चे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ। आपने जब m प्लस n डिवाइड बाय 2 इंटू m माइनस n डिवाइड बाय 2। हरगुन तुमने मल्टीप्लिकेशन में भी एलसीएम लिया पता है? उसके अंदर जो 4 है वो सारे एक साथ multiply है। बेटा मल्टीप्लिकेशन तीनों में है, ए बी सी का मतलब है अगर मैंने ए इंटू बी सी लिख दिया तो बात तो वही है। जब आपके 3 नंबर्स, आप क्या देखते हो इसको? आप tan थीटा को एज अ नंबर देखो, ये नंबर है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं, ये वेरिएबल है एकदम। थीटा अगर दिया हो तो तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? तो एक प्रॉपर नंबर बन जाएगा, तीनों से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ये अब ठीक है, राइट? अब हमें करना क्या है इसमें? अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, आपके पास ना यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4mn। mn जो है वो स्क्वायर रूट में है। समझ में आ गया? अब करना क्या है इसमें? आपके पास ये एक साइड तो आ गई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मैं क्या करती हूँ? 4 रखती हूँ बाहर, स्क्वायर रूट चाहिए ना मुझे, तो मैंने इसे लिखा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये स्टेप समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे और आपके 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। हाँ tan स्क्वायर प्लस तो है ही नहीं, और कॉस के साथ उसकी रेशियो होती है। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रही हूँ? 4 स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या होता है जो अब अर्जुन बोल रहा था 1 हो जाता है, वो क्या होगा?
साइन स्क्वायर अगर मुझे रिप्लेस करना है तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा डे लास्ट टू लास्ट से ना मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी वो क्या था कि आपने साइन थीटा को ही लिख देते थे 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मुझे इस साल तो नहीं आई, आप स्क्वायरिंग में ही यूज करते हो फॉर्मूलाज, आप सिंगल टर्म में यूज नहीं करते, विच इज लाइक अगेन नाइस थिंग टू डू। पर अगर आपका स्क्वायर में है तभी वो आइडेंटिटी देता है, क्योंकि हम पाइथागोरस के थ्रू डिराइव करते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, tan को यहां 1 से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा, और फिर हम क्या करेंगे अब tan स्क्वायर को cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो। एक बार आपने m और m प्लस n किया, m माइनस n किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसको राइट हैंड साइड को हमें अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में लेकर आना है। समझ में आ गया? ये टेक्निक है, इसे याद ही करना है। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है, tan को मैंने चेंज किया है इंटू साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ये चेंज हो गया तो आ गया 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब ये इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? m क्या था आपके पास, tan थीटा प्लस साइन थीटा, n क्या था, tan थीटा माइनस साइन थीटा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आएगा? ठीक है, तो ये क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट mn m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हेंस प्रूफ। आशवी कर लिया ये क्वेश्चन? यस मैम। अब मैं करवा रही हूं आपको assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। आई डू नॉट वांट कि सिर्फ यहाँ बोर्ड पे देखो और उसको ऐसे निहारते रहो कि अपने आप वो आकर चलकर आपके नोटबुक में छप जाएगा। आप फोटोस्टैट मशीन, अपनी जेरोक्स मशीन अपनी आंखों से नहीं चला रहे हो कि हमने देखा और वो पेपर में छप गया। आई वॉन्ट यू टू राइट जो लिखा हुआ है, कम से कम स्टेटमेंट्स लिखो। ये कोई लिंक जो मैं आपको अभी ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, हो सकता है टीचर्स आपके इसी में से क्वेश्चन दे अभी के लिए, assertion रीजनिंग है अगर। चलो नेक्स्ट इसी में से लिखो, मुझे अपनी बुक देना, पहले एक क्वेश्चन लिखो, मुझे बुक दे दे एक्स्ट्रा ना, मुझे वहां से लाना पड़ेगा। चलो लिखो। लिंक ही किसी मैंने कहा था ढूंढना पड़ता है इसमें से। चलो ये लिखा हुआ है आपको assertion एंड रीजनिंग, चार ऑप्शन हमारे वही है। हमें पता है ना फर्स्ट ऑप्शन ए क्या होता है, both are true and assertion, reasoning explains assertion। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, both are true, reasoning does not explain assertion। दोनों क्या होता है, assertion true and reasoning false। फिर क्या होता है, assertion false, reasoning is true। कभी कभी डी ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, both assertion and reasoning are false। ई ऑप्शन नहीं होगा, चार ऑप्शन ही होंगे। इसको कभी कभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन एनी केस अगर आपका assertion false है तो आप डी ही मार्क करोगे। समझ में आ गया? क्योंकि बाकी तीनों में assertion को सही है होना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज, तो ये वाला आपको सिस्टम दिया हुआ है, assertion says the given system, लिखो, has infinitely many solutions।
और रीजन लिख रहे हैं, ठीक है। अ सिस्टम of linear equations has no solution if a1 by a2 it's equal to b1 by b2, it's not equal to c1 by c2. हाँ, तो फिर क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? बी। बोथ आर ट्रू, रीजन ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना, रीजन ने एक्सप्लेन नहीं किया। आप कह रहे हो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी पार्ट। समझ में आ गया? द आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया सबको? अर्जुन समझ में आया है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट लिखो। एजर्शन है, ठीक है, एजर्शन है लाइन्स 3x plus 2ky minus 2 equal to 0 and 2x plus 5y plus 1 are parallel. These lines are parallel, then k is equal to 15 by 4. और रीजन कहता है this is the condition for the lines to be parallel lines. k की वैल्यू 15 by 4 आती है। क्या आंसर होगा इसका? ए पार्ट। 15 by 4 ही आता है। हाँ जी, दामिर कैसे आएगा 15 by 4? करना तो क्यों नहीं किया, हम क्या देख रहे थे? हाँ, कैसे आएगा 15 by 4? हाँ, क्या होता है a1 by a2 बताओ इसमें। हाँ, तो वैसे भी इक्वल नहीं है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 by 4। दिस इज ट्रू, ये भी सही बोल रहा है और ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन ही दे रहा है, तो आंसर हम मार्क करेंगे ए पार्ट। नेक्स्ट लिखो। The system assertion says the system kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 has unique solution only when k is equal to 3. Has unique solution only when k is equal to 3. और रीजन है the two equations have unique solution. Two equations have unique solution if a1 by a2 it's equal to b1 by b2. रीजन फॉल्स है, तो क्या मार्क करना चाहिए हमें? सी पार्ट। अब उसमें मैं चेक नहीं करूंगी क्योंकि गिवन ऑप्शंस में मुझे इसको कहीं पर भी रीजनिंग फॉल्स वाला जो ऑप्शन है वो सी पार्ट में ही है। तो आपने जब रीजनिंग पढ़ी तो उसने कहा कि ये यूनिक सॉल्यूशन तो होता नहीं है, तो ये आपका सही ही होना चाहिए, ठीक है। यूनिक का वैसे क्या होता है कंडीशन? k/6 is equal to is not equal to -1 upon a part b ट्रू फॉल्स आ रहा है। हाँ जी, तो मैंने कहा था प्रिंटिंग एरर बहुत है। हाँ, ये k नॉट इक्वल टू 3 है। प्रिंटिंग एरर्स बहुत है, जो भी वेबसाइट देखोगे, सच में कह रही हूँ, इसमें वही लिखा हुआ है, राइट। तो जो भी वेबसाइट्स हम कह रहे हैं, तो फिजिक्स वाले जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें भी प्रिंटिंग एरर्स हैं, तो k नॉट इक्वल टू 3 आएगा, राइट। और किसने रीजनिंग दी हुई है, उसने लिखा है कि आपका वाला गलत है, किसने कमेंट किया उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, और उसने सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसमें ये नहीं लिखा वहां प्रिंटिंग एरर है। वहां लिखा हुआ है x² + 4x + 5 हैज 2 रियल सॉल्यूशंस, और उसने ए ऑप्शन मार्क किया। मेरा
सच में आधा घंटा लग गया कि कैसे आ सकता है, कि मैं क्या गलती करी। Then I just scrolled down and looked at the comments. उसने कहा था ये आपका गलत है, किसी ने कहा this is your answer is wrong, it should be D mark। कहता नहीं, आंसर यही होगा, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, देखो इसके 2 सॉल्यूशन है, इसका एक ओनली 1 सॉल्यूशन है। उसने कहा दिस हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक में ना पॉलिनोमियल्स में है, दिस हैज ओनली 1 0। ठीक है, अभी अपडेट कर दिया तो आई डोंट नो। तो किसी ने लिखा योर दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, द ऑप्शन शुड बी दिस, ये वाला होना चाहिए कि आपका फर्स्ट वाला फॉल्स है। वो कहता है नहीं नहीं, इसका देखो ये सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर रहा है ना। तो देन आई रियलाइज कि इसने +5 में वो टाइपो हुआ है, ये 4 होगा। मैंने तो क्वेश्चन आपको चेंज करके करवा दिया था, बट मेक श्योर थोड़ा ध्यान से पेपर करना, क्योंकि ये नए बने हैं, रिविजन का टाइम नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट लिखा है, अच्छा इसमें हम क्या मार्क करेंगे, हमने सी मार्क किया था, है ना। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y - 2 = 0, ये असर्शन है, एंड x - 2y - 8 = 0 are 2 lines which are intersecting at 1 point। और रीजन दे रहा है intersecting lines are given by a1 by a2 not equal to b1 by b2। सी पार्ट रीजन क्या है, सही है कि नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नहीं होता, रीजन तो सही है, वो जरूरी नहीं होता। C1 by C2 क्यों जरूरी नहीं है, अगर आपकी ये वाली 2 रेशियो सेम हो गई तो चाहे ये सेम हो चाहे ना हो, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, लिख लो। आपने लिखा 2x + 3y = 5। नेक्स्ट मैं आपको कह रही हूँ 4x + 7y = 10। ये आपकी रेशियो 1/2 है, ये भी 1/2 है, इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। समझ में आ गया। मेन हमारे इन दोनों की रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए। आप खुद लॉजिकली समझो क्यों नहीं होनी चाहिए। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका y भी एलिमिनेट हो गया, अगर ये 6 होगा तो y भी एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ गए। तो इन दोनों की मेन होती है जो रेशियो हमें सेम नहीं करनी होती। हाँ जी बोलो। लिखना यही चाहिए, वो लिखवा देते हैं नॉट इक्वल टू C1 by C2, पर आप देखना कभी भी इसको साथ लेके सॉल्व नहीं किया होगा, नंबर इसी से निकाला होगा। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो करता है, यस और नो। तन में इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं कैसे, सॉल्व नहीं किया हुआ बस आती है, सब बोल रहे हैं तो आती है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही है 2/1 3 3 - 2। The ratio is not same, therefore lines are intersecting। हाँ जी, इंटरसेक्टिंग मतलब ये देखो कॉमन पॉइंट जो दोनों पे। अब देखो लिखा है असर्शन है 2x + 3y = 12 and 3x - 2y = 5, then x is equal to 3, y is equal to 2। रीजन में देखो अब क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स writing y in terms of x from any one of the 2 equations, then putting this value of y in other equation to get the value of x, finally substituting value of x in any one equation gives value of y। मैं नहीं लिखूंगी इतना। हाँ, तो इसने कहा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सुन लो ढंग से, इन्वॉल्व्स राइटिंग y in terms of x। तो हम ऐसा करते हैं एलिमिनेशन में, हम क्या करते हैं x और y के क्या सेम करते हैं, कोएफिशिएंट्स, या x के या y के। तो जब उसने कहा है राइटिंग y in terms of x, ये कौन सा मेथड होता है, तो हमारी रीजनिंग क्या है, फॉल्स। गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम क्या मार्क करेंगे, सी। और इसका आंसर ये आना चाहिए, या तो इसको सॉल्व कर लो या वैल्यूज पुट कर लो। 2 3 = 6, 3 2 = 6, 6 + 6 12। वही सेम चीज 3 3 = 9 - 4 5 आ गया, यस। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, ये ना पेज क्लिक करके ग्रुप में भेज देना, ठीक है। हाँ। चलो अब आते हैं,
ये हो गया ना हमारे काफी क्वेश्चंस। अब ऐसे ही दिया होगा आपको, कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे दी, उसका आंसर दे दिया और नीचे दिया कि ये मेथड है सॉल्व करने का, राइट। चलो अब लिखते हैं नेक्स्ट वाला। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की असर्शन रीजनिंग। चलो एपी तो सबको आना है कि नहीं आना? चलो assertion लिखा है, let the positive numbers abc in ap, then 1 by bc, 1 by ac, 1 by ab are also in ap if each term of ap is divided by abc, resultant sequence is also in ap। अगर एपी वाले ऐसे क्वेश्चन आगे वैसे ही नहीं करोगे। अच्छा ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो पहले, फर्स्ट करवाती हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा उसके। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको करना है, ठीक है। पहले समझो, आपकी एपी भी रिवाइज हो जाएगी। सम ऑफ सीरीज विद nth टर्म इज 465, नंबर ऑफ टर्म्स इज 15। अगर आपको यहां पर कैलकुलेशंस करनी पड़े तो आप रीजन चेक करोगे। रीजन क्या है? गिवन सीरीज इज इन एपी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। if given series is in AP, then sum of n terms is given by this formula। रीजन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। तो हमारा क्या आंसर होगा? या A या B या फिर D, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। चलो निकालो सम ऑफ टर्म। कैसे निकालते हैं ये? assertion रीजनिंग लंबी क्यों है? क्योंकि इसमें अब आपको सॉल्विंग करनी पड़ेगी। आपको टर्म दी हुई है एपी की, सम निकालना है। टर्म दी हुई है एपी की, सम निकालना है। कैसे निकालते हैं? चेक करना है 465 आता है कि नहीं। जो n है उसको 9 आपका एक क्वेश्चन है ना, ए एन दिया होता है आपको, मान लो ये वाला, और कहा होता है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। याद है कि नहीं है? याद है कि कोई क्वेश्चन यही है? हाँ जी बिल्कुल सही, करो। याद नहीं? हाँ, तो हम क्या करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच आई से प्लीज अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करो। एक्सरसाइज 5.3 है ना, सम वाली एक्सरसाइज 5.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्यों? करके देखो फिर। टर्म आपको दी हुई है -5n + 9। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म क्या होगी? n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1, है ना। क्या आ जाएगी? 4। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? -1। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? -6। नहीं बच्चे, टर्म दी हुई है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होगा? नहीं आएगी। कैलकुलेशंस क्या करो, ये तुक्के जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेस करते हो, इसको वेरीफाई क्या करो। ये आपका वो नहीं है, स्पीड टेस्ट नहीं है कि आगे बढ़ गए, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? -5, राइट। 15 4 -35, 15 इंटू -31 नेगेटिव है -465। तो इसमें हम क्या मार्क करेंगे आंसर? assertion is false। समझ में आ गया बच्चे? एक क्वेश्चन होता है जहां पे सम दिया होता है, और एक क्वेश्चन है जहां पे टर्म दी है। टर्म वाला सबसे इजी होता है, आपको 1 2 3 पुट करके टर्म्स निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर सम निकालना है। सम वाले में आपको टर्म्स निकालनी होगी, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट है
दे दिया है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा इस पे। If Sn is the term of first n terms, Sn is the sum of first n terms of an AP, then nth term is given by this formula. और 10th टर्म ऑफ एपी इज 35। रीजन सही है कि नहीं? assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है या फॉल्स? अच्छा, रीजन कहीं एक्सप्लेन कर रहा है हमें, assertion को नहीं। रीजन फॉल्स है कि ट्रू? 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज इट 35? कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। टर्म कौन सी निकालनी है? ठीक है, तो क्या मार्क करेंगे हम? समझाती हूँ। an भी होता है a6 है तो a+5 भी होगा। हाँ, a+5। इसमें ये कहा है अगर आपको Sn दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स, तो nth टर्म होती है n टर्म्स में से n-1 निकालो, मतलब 3 टर्म्स के सम में से सेकंड टर्म निकाल दो तो आपके पास थर्ड टर्म आएगी। अगर ये चीज समझ नहीं आती है ना, तो क्या करना है, ये एपी ले लो, ये एपी है, 4 टर्म्स का सम किया कितना आएगा? 20। 3 टर्म्स का सम करो कितना आएगा? ये सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स। क्या इनका डिफरेंस मुझे 4th टर्म दे रहा है? राइट, तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे? सी। समझ में आ गया इतना? हाँ, assertion। फॉर एग्जांपल समझ आ गया। अब उसने कहा है सम, ये दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स इज इन एन एपी, Sn वो शो करता है, तो nth टर्म का मतलब है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बजाय से n को ले लो 4, तो आप कह रहे हो A4 इज S4 माइनस S3, आप कह रहे हो A5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4। AU = SN minus SM AN AU नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। आपके पास दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इसे तुम क्या लिखोगे? सम ऑफ 5 टर्म्स। अगर मुझे सम ऑफ 4 टर्म्स करना है तो मैं क्या करूंगी? 4 टर्म्स को ऐड कर दूंगी। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये 4 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। A5 क्या आएगा? S5 माइनस S4। समझ में आ गया? अगर 2 कंसेक्टिव सम्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5th टर्म या जो हमारी हाईएस्ट वाली टर्म है वो आ जाएगी। समझ में आ गया क्या? AN इज इक्वल टू SN माइनस n की जगह, हाँ ये सब्सक्रिप्ट है, ये n-1। समझ में आ गया इतना? चलो अब ये वाला करना है। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन AP, देन 1/BC 1/AC 1/AB आर ऑल्सो इन AP। इसको हम कैसे करते हैं? लिखो इसे 3 नंबर्स। वैसे ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर मुझे कहा हुआ है 1/A
3 numbers A, B, C are in AP. A, B, C are in AP. Then 1 by AB, 1 by BC पहले आएगा, 1 by BC, 1 by AC, 1 by AB are also in AP. ठीक है। अच्छा, किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है अगर वो एपी में है, अगर ये एपी में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जिसे हम लिखेंगे B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। इफ दीज आर इन एपी देन दिस इज ट्रू। और इसे टू प्रूव करना है अगर एपी में, तो मुझे प्रूव करना होगा 1 अपॉन AC माइनस 1 अपॉन BC इज इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस 1 अपॉन AC। समझ में आ गया? एलसीएम लो इसमें, ये आ जाएगा ABC। अब मुझे बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? C माइनस C माइनस डी आर कैंसिल नहीं, मैं इसको इक्वेट नहीं करी, मुझे प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड अलग किया, राइट हैंड साइड अलग किया। नाउ मुझे पता है B बाय A किसके इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, C बाय A अपॉन ABC। आर दीज टू इक्वल नाउ? कैन यू से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? यस। B माइनस A को C माइनस B पुट कर दो। ये कहा है कि ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। वो भी कर लो, हाँ कर लो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC, 1 बाय AB। इसको अगर प्रूव करना है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम करेंगे, अलग अलग इनका कॉमन डिफरेंस सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। मतलब मैं आपको रैंडमली नंबर्स दूं और कहूं इनका कॉमन ये एपी में कि नहीं है, तो आप एक को निकालोगे, दूसरे का डिफरेंस निकालोगे, फिर चेक करोगे कि सेम है तो हाँ कहोगे कि एपी में। यही करते हैं ना। जैसे मैंने आपको कहा, मान लो मैंने आपको ये नंबर्स दिए हैं, क्या ये एपी में है? तो आपने क्या किया, इनका कॉमन डिफरेंस निकाला, क्या आया 3। इसमें कॉमन डिफरेंस निकाला, क्या आया 5। अब आपने कहा नहीं जी ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं। राइट, इन द सेम वे मैं आपको कह रही हूँ ये कॉमन डिफरेंस निकालो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड निकालो। अगर ये सेम आया तो एपी है, नहीं आया तो एपी नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, B माइनस ए की जगह क्या पुट कर दिया, C माइनस बी। क्या अब दोनों इक्वल हो गए? तो यस, दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। राइट, और आपका रीजन आपको क्या कहता है, द रीजनिंग सेज इफ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय if each term is divided by ABC, then the resultant sequence is also in AP. आपने 2, 4, 6 जैसे नंबर्स लिए, फाइन, AP में है, नंबर्स है 2, 4, 6 दे आर इन AP। इनका प्रोडक्ट क्या है 48, तो आपने हर एक नंबर को 48 से डिवाइड किया, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो डिफरेंस भी सबका सेम आएगा। राइट, तो इसका मतलब अगर हमने एपी की हर एक टर्म को एबीसी से डिवाइड किया है तो जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी होगा। तो रीजनिंग जो है वो एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वही एबीसी वाला ही कॉन्सेप्ट था, है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। समझ में आ गया इतना? इसको लिख लेना इस क्वेश्चन को, ये वाला फिजिक्स गुरुकुल करके लिंक है, ये प्लस होगा नहीं, बाय बनेगा बस, नहीं 18 होगा ना बस ये अकेला।
आपके पास आएगा 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस y प्लस 18। ये x की टर्म यहाँ जाएगी, y की टर्म यहाँ जाएगी, वहां। समझ में आ गया बच्चे? कैन आई गेट योर बुक नाउ? एक बार मुझे मिल सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और वो बढ़ रहा है। तब तक क्वेश्चन लिखो। सम ऑफ फर्स्ट n assertion says sum of first n terms of an AP is given by 2n square minus 1. Sum of n terms of an AP is given by 2n square minus 1. Then nth term is 4n minus 2. और रीजन कहता है nth term of an AP whose Sn is given by this formula. अब आपको सिर्फ इसकी nth टर्म निकालनी है। रीजनिंग ट्रू है या फॉल्स अभी किया था? ट्रू। रीजन ट्रू है। आपको टर्म दी हुई है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 1। फाइंड द nth टर्म 4n माइनस 2। nth टर्म वाला फॉल्स है, ट्रू कैसे निकालते हैं? तन में इधर कहाँ देख रहे हो? अच्छा, आपका रीजन ट्रू है फॉल्स? रीजन ट्रू है, नहीं पता, पढ़ ही नहीं रहे हो, ध्यान कहाँ है? Sn is 2n square minus 1। सम ऑफ वन टर्म क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, टर्म निकाला। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। यहाँ पे nth टर्म दी हुई है ना आपको 4n माइनस 2, तो आप फर्स्ट टर्म निकालो, इसमें क्या आ जाएगी? 2। और यहाँ पर S1 जब निकाला तो आपके पास क्या आया? 1। मैच किया। इसमें अगर तुम वैल्यू पुट करो तो एपी नहीं बन रहा, तुम ये कह रहे हो? S1 में तो एपी क्यों बनेगा? तो सम ऑफ टर्म्स है। मतलब उसमें एपी बन रहा है, वैसे वो बन नहीं रहा। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना, तुमने A1 निकाली 2 इसके हिसाब से, और यहाँ पर तुमने निकाला सम ऑफ वन टर्म इज 1, तो यही जो मैच नहीं किए। हाँ, तो आंसर नहीं आया ना। हाँ, तो डी आ रहा है ना आंसर। हाँ? देखो, जिस मर्जी मेथड से करो, सबसे इजी वाला जो यही है कि सम निकाला और फर्स्ट टर्म निकाली, मैच नहीं किए। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? आपने सम निकाला 1, फिर उसके बाद क्या किया? अच्छा, सम S2 निकाला तो 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4, 8, 7 आ गया। तो आपकी फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म क्या है? 6, है ना? तो यहाँ पर मैच ही नहीं कर रही, बात तो वही है ना।
कि वो इस फॉर्मेट में नहीं आ रही 4n-2। ठीक है, चलो अब आते हैं, अगर हमें स्टैट्स में, वैसे तो इसका एक और क्वेश्चन था, लिखो। जो एजर्शन रीजनिंग में आता है ना, इसी में दिया हुआ था। 4 times, it says, assertion says 4 times fourth term is equal to 9 times ninth term. 4 times fourth term is equal to 9 times the ninth term, then 13th term is 0. और रीजन ये है, common difference of any AP whose sum of n terms is given by D is equal to Sn minus Sn minus 1. कौन सा? ए पार्ट ट्रू, लेकिन रीजनिंग क्या है? क्यों क्यों फॉल्स आएगी बताओ? हाँ, अभी क्या पढ़ कर आए इतनी बार? ये क्या होता है? nth टर्म है ना, और उसने क्या दे दिया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a n माइनस a n माइनस। समझ में आ गया? कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला है, इसलिए हमारी रीजनिंग फॉल्स है और ये फर्स्ट वाला ट्रू है, तो आंसर मार्क करेंगे हम सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये स्टैट्स वाले क्वेश्चन, स्टैट्स किसको आना है? तुम्हें नहीं आना? आपको नहीं आना ना, तो क्या करोगे? ब्रेक ले लो। स्टैट्स के क्वेश्चन आपको कोई एक्स्ट्रा है इसमें से, कोऑर्डिनेट कर लो। चलो ये लिखो क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है एजर्शन में मोड एंड मीन ऑफ डेटा, मोड एंड मीन ऑफ डेटा आर 34 and 40 respectively, then median is equal to 38। और रीजन कह रहा है मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। हाँ, आता ही नहीं? आप लोग पता क्या करो, अच्छा ब्रेक तो तुम्हें वैसे ही मिल रही है, पता नहीं कितनी ब्रेक्स लेते हो। कोऑर्डिनेट तो आनी है ना? कोऑर्डिनेट भी नहीं आनी? करवाई भी नहीं? अच्छा, एपी फोन किसने कहा चलाने को? ब्रेक मैंने कहाँ कहा है? नहीं, मतलब फोन चला लो, शांति से बैठना होता है ब्रेक में। एपी आना है आपको, और क्वाड्रेटिक, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं। एप्लीकेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आनी है? हाँ, ये लो, इसके करो। तुम्हें आनी ट्रिग्नोमेट्री? डाउट्स इसके बाद लगा देते, बस 1-2 क्वेश्चन हैं। सी पार्ट कह रहे हो तुम, मोड एंड मीन ऑफ डेटा 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, मीडियन इज 38। फॉर्मूला क्या होता है? बी तो फॉल्स है। फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लिख लो, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वही बेटा क्वेश्चन दिया मैंने। एजर्शन या कोई भी एक इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, पहले तुम कर। ये भगवान, इतना बुरा हाल है तुम लोग का, पढ़ने को मन नहीं करता। हाँ, नहीं करनी है क्वेश्चन रीजनिंग? हाँ, नहीं करनी।
मोड का फॉर्मूला होता है थ्री, मतलब ये फॉर्मूला होता है इफ थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर गिवन देन दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको मोड दिया हुआ है 34, मीडियन दिया हुआ है 38 और मीन दिया हुआ है 40। तो वो कहता है क्या ये ट्रू है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लोगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। इन एनी केस जो हमारा ये रीजन है ये फॉल्स है, ये फॉर्मूला ही सही नहीं है, यहाँ पे 3 मीडियन होना चाहिए। ठीक है, ये वाला मुझे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसी को शिफ्ट कर देते हैं कि मोड क्या हो गया, मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो इनको शिफ्टिंग हो जाती है टर्म्स। चलो, डाउट्स क्या है आपके, क्यों कौन से चैप्टर के हैं? तब तक ना ट्रिग्नोमेट्री के वो निकालो, टू प्रूव वाले क्वेश्चंस बुक के सॉल्व करने शुरू कर। हाँ, एपी में डाउट है बताओ कौन सी बात। हाँ नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं बताओ, भेजना नहीं है मुझे कुछ भी, तो देखकर बता दो ना। भेजने का मतलब क्या है, मुझे देखकर क्वेश्चन दिखा दो, साइन या कॉस लेकर। लिखते थे कि tan theta is equal to perpendicular और statement परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक मैंने आपको वो क्वेश्चन भी करवाना था ना। हाँ वो भी करवाते हैं, रेक्टेंगल नहीं, साइन बी इज इक्वल टू साइन सी, ये करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। एग्जाम्पल 2 तो वो तो मुझे करवाना है, रेक्टेंगल वाला कौन सा करे थे, ये इसके ऐसे ऐसे। हाँ क्वेश्चन पे चलो, पहले एपी का दो। हाँ हाँ बोलो, दिखा दो मुझे। चलो ये लिखो, एपी तो सबको आनी है। टोटल लोन इज 1,18,000। टोटल लोन टेकन बाय अ पर्सन, लोन की वैल्यू दी हुई है 1,18,000 और इंस्टॉलमेंट्स में रीपे हो रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1,000 और जो है इफ द इंस्टॉलमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, इंस्टॉलमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ₹100 every month, first installment, the installments are subsequently increased by ₹100 per month। तो हमारा क्वेश्चन है amount paid in 30th installment। अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी, एंड अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। किसमें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या निकालोगे, पहले वाले में ए टर्म निकलेगी या सम निकलेगा, टर्म निकलेगी। A30 निकाल लिया सबने, ठीक है, कितना आता है 3,900, समझ में आ गया ये तो, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट इज S30। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी 1,000 और लास्ट कितनी निकली है, समझ में आ गया, मैंने डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगा लिया। So this will be 4,900, इसको 15 कर लिया तो 15 into 4,900, 0 0 5 13 700। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जिसमें इनको डाउट है, what amount he still has to pay after 30th installment, amount still to be paid after 30th installment, किसमें से माइनस करेंगे,
कितना अमाउंट ऑफ लोन है? 1,18,000 लोन लिया है, 73,500 पे कर दिया, तो कितना रह जाएगा? $44,500. Amount still left to be paid is 44,500. अब वो कहता है मान लो टोटल इंस्टॉलमेंट्स 40 हैं. If the total installments are 40, then what is the amount paid in the last installment? Installments are 40, amount paid in the last installment. समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा ये? So it will be 49. Ratio of first installment to the last installment. समझ में आ गया बच्चे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू लास्ट इंस्टॉलमेंट. 1000 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, लास्ट कौन सी हुई? हमने कहा ना टोटल इंस्टॉलमेंट्स 40 हैं, तो 4900 हो गई. तो 10:49, 10:49 आ जाएगा. ठीक है, ले बच्चा. हाँ जी, इसके अलावा और क्या डाउट है? तब तक जिसको डाउट्स नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो बैठ कर. tan theta plus स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करती हूँ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3. हाँ क्यों भैया सारी देखो, इसमें अगर मैं कॉस से साइन कॉस दिया हुआ, मुझे इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो द ओनली थिंग इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग में कम से कम ये 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये 1 आ गया. मतलब एक मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे आपको ना, मैं तुक्का मार दी, मतलब एक फ्लूक से मारा है कि इससे अगर हो गया तो हो गया. दिस प्रूव्स द रिलायबल मेथड. क्यों लगता है मुझे? ये 2 आ गया, ये कट गया. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो मेरे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा 1 आ गया. अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. प्रूव हो गया ना? मैं वो कह रही हूँ तुक्का मारू, उसके बाद मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता. बट अब मैं क्या करूंगी, आई विल सी दिस स्टेटमेंट. ये आपने अपने अगर आइडेंटिटीज अपनी बुक वाली की हुई है तो याद है ना, इसमें जब आप करते हो तो याद आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. मैं आपको सच में कह रही हूँ, अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करो, ये चीजें रट लो. आपकी एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नहीं आने वाला. जो भी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा आप ऑलरेडी कह चुके हो, प्रूव कर चुके हो 1 के इक्वल है. तो 1/1 is 1. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. हाँ, LHS नहीं, इसमें ये इक्वेशन है, ये लिखा हुआ है गिवन. जो इक्वेशन होती है उसमें हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं करेंगे. समझ में आ गया? हाँ जी, और बताओ. अब कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √5. कोसेकेंट थीटा मैंने कॉस लिख दिया. कोसेकेंट थीटा माइनस So that cosecant theta plus sin theta is equal to 0. So if I take it as 1 by sin theta minus sin theta is equal to √5. तो ये आ जाएगा 1 minus sin square theta upon sin theta is equal to √5. cos square theta is equal to √5 sin theta. यही आ गया मेरे पास कुछ,
है ना। ये सॉल्व कैसे होगा? अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करती हूँ, हाँ, इसमें पता क्या करना चाहिए आपको, ये वाला क्वेश्चन आपका पता क्या दिया हुआ है, अब मैं सी आई टुक दिस मेथड, नहीं सॉल्व हुआ, तो अब क्या समझ में आता है, आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/, याद है 9th क्लास। कोसेकेंट और साइन में क्या वही रिलेशन है हमारे पास, है कि नहीं है। तो इसमें जो हम करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसमें वही चलेगा। आप इसमें लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों चलेगा, क्योंकि ये 1/x tan और cot दिया हो। रिमेंबर मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो वो यही क्वेश्चन था, 1 मार्क में दिया था, आंसर 23 था, 25 करके 2 tan थीटा cot थीटा सब भूल गए, फॉर्मूला बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में आप लिखोगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट थीटा साइन थीटा प्रोडक्ट इज 1, तो 5 प्लस 2 7 हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ a प्लस बी, ये हमें साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, अगर मैं लिखूंगी कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये तो फॉर्मूला लगाया ना, इसको प्लस में होल स्क्वायर किया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई। ये कितनी वैल्यू दी हुई है आपको, 7 प्लस 2 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया सबको ये, राइट। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्यों किया, क्योंकि ये रिलेशन 1/x प्लस x वाला आ रहा, 3 कोसेकेंट प्लस साइन की वैल्यू दी नहीं हुई, इसको स्क्वायर रूट किया तो उसने कहा है 3 के इक्वल है, तो हमने वही प्रूव करना, ठीक है। ये गिवन था और ये प्रूव है। क्लियर हो गया बच्चे सबको, और बताओ, वो डिलीटेड है, चैप्टर कौन से, अब ऐसे नहीं मुझे पता, मैं देखकर आपको बता दूंगी, ठीक है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जांपल्स में सिर्फ एक वो जो है HCF वाला क्वेश्चन वो आ सकता है, सेकंड वाले में जो LCM वाली एक्सरसाइज है ना 1.2 और 1.3, इसके सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, 1.2 से पहले वाले एग्जांपल्स, 1.3 से पहले वाले एग्जांपल्स ये आ सकते हैं। हाँ 1.1 सिर्फ इसमें HCF वाला क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स पेपर में नहीं आना, क्यों, सोचेंगे तो बता देंगे, पर ये रूट 5 वाला जो इरेशनल प्रूफ करने वाला है वो वाला चैप्टर है। हाँ ठीक है, हाँ जी, और किसके क्या डाउट है, स्टैट्स पूरी करनी है, पूरी कौन से वाले करने हैं, कुछ किया उसमें रिवाइज, अच्छा और बताओ, एक मुझे जो आपको क्वेश्चन करवाना था वो ये वाला था, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था ना, आता है स्पीड ऑफ द एयरप्लेन, कल टेस्ट डिस्कस हो जाएगा आपका साथ में, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, टेस्ट ये ले लो बच्चे, कल लेकर आओगे फिर, हाँ हाँ मिला लूं, वो ये वाला है, ये लो इसको टेस्ट भी दे दो, यहाँ से अपने टेस्ट भी ले लो, बहुत अच्छे काम किए हुए टेस्ट में हमने, पढ़ लो अब तो। नहीं दिया ना, वो इसमें होगा बच्चे, वो चेक हुआ, हाँ बिल्कुल, लिखो आप ये वाला क्वेश्चन लिख लो, जाते हुए चेक कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। देखो एयरक्राफ्ट के 3-4 क्वेश्चंस हैं, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग
at a constant height of, ये भी करवा देते हैं, ये भी करवा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, an aircraft is flying at a constant height of, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल पेपर्स में भी आ सकता है, लिखो। हाँ, an aircraft is flying at a constant, at the speed of, at a constant height, at constant height with the speed of 360 kilometer per hour, speed of 360 kilometers per hour। मार्क्स टोटल कर लेना, सच में कह रही हूँ टेस्ट इतना इतना क्या अच्छा नहीं है। तुम्हारी राइटिंग क्यों इतनी गंदी है? स्क्वायर लिखा है, पावर 7 लिख के समझ ही नहीं आ रहा। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा तो टिक मतलब काम करोगे ना। हाँ, इसमें से भी अपने टेस्ट वगैरह सब ले जाना, आपके पास के सारे ये टेस्ट है इसमें। इसमें ना एक क्वेश्चन गलत था, प्रूफ 3 मार्क्स के थे, तो दे तो दिया इसके 5, तो 1 2 3 4 5 और क्या दूं? ये नहीं दिया क्योंकि ये गलत था, ये मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया था, मैंने बाद में चेक किया कि 2 sin 2 थीटा, तो जिसने किया है मैंने कर दिया, पर मार्क्स नहीं दिए उसमें। इन एनी केस वो सही, जिस मेथड से किया वो सही है, पर क्वेश्चन ही गलत है, जो कर नहीं सकते थे, है ना। हाँ, बुक के थे, प्रूफ सारे बुक के थे। An aircraft is flying at constant height with the speed of 360 kilometers per hour from a point on the ground. From a point on ground, the angle of elevation. From a point on ground, the angle of elevation of the aircraft. Angle of elevation of aircraft at an instant. Phones है सबके पास? Was observed to be 45 degree. After 20 seconds. सबके पास फोन्स है कि नहीं? यस, चलो ओपन करो फोन, मैं डिलीट करवाती रही ना, पूरा पेपर ये चला जाएगा। फोन में सिर्फ ये क्वेश्चन ही ओपन करना, कुछ और मत ओपन कर लेना, मेरा गुस्सा आपका ज्यादा ही होता है, ठीक है। और ये जो बुक दी हुई है ना ML अग्रवाल, ये बेसिकली ICSE की बुक्स लिखते थे दिस ऑथर, दिस पर्सन, तो इसने √3 की वैल्यू हर जगह दी हुई है। चलो मैंने क्वेश्चन शेयर किया है, पढ़ो। करती हूँ, उसका भी इलाज है तो। हाँ, ML अग्रवाल है ये, बहुत अग्रवाल है। चलो, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, दिस इज द बुक जिससे क्वेश्चन है हमारे पास। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ट्रिग्नोमेट्री का वो कर लो, एग्जाम्पल जो तुम्हारे सॉल्व नहीं हुए थे वो सॉल्व कर लो, और बताओ। चैप्टर नहीं आना तो बुक निकाल के कुछ रिवाइज कर लो, ये थोड़ी है कि हम बैठे रहेंगे अब। हाँ जी बोलो, और बताओ, है आप सबके पास क्वेश्चन? तो भी बीमारी पड़ जाती है। हाँ जी, अब ठीक है। An aircraft is flying at a constant height with the speed of 360 kilometers per hour from a point on the ground. The angle of elevation at any instant was observed to be 45 degree, and after 20 seconds, the angle of elevation was observed to be 30 degrees. Determine the height at which the aircraft is flying. ये √3 को भी मैं मान लूंगी कि हमें यूज नहीं करना, मैं सिर्फ √3 में आंसर निकालूंगी। An aircraft is flying at a constant height with the speed of 360 kilometers per hour.
फिगर बनाने की कोशिश करो इसमें। कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है at a speed of 360 kilometers per hour from a point on the ground. The angle of elevation is observed to be 45 degree. Constant height 90 degree. This angle of elevation is observed to be 45 degree. After 20 seconds, तो जो ये एयरप्लेन है ऐसे उड़ता जाएगा. After 20 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. Determine the height at which the aircraft is flying. Let the height of aircraft, क्या ले लेंगे height को? H meters. Height of aircraft be equal to H meters. देखो जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी होती है ना, कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, उसका कोई भी वैल्यू निकालना है तो एक एंगल एक साइड दी होनी चाहिए, या दो एंगल्स किसी एक साइड की मेजरमेंट हमें दी होनी चाहिए. यहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन दिया हुआ है कि स्पीड क्या है उसकी 360 किलोमीटर पर आवर, और कितने सेकंड्स के बाद हमने चेक किया. अब ये एक स्पीड और टाइम दिया हुआ है. बस यही मैं कहती हूँ कि एक ही फॉर्मूला चलता है डिस्टेंस और टाइम का, और वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रूफ वाले कर लो बैठकर, जो चैप्टर आना है वो उठा के बुक से सॉल्व कर लो, नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आपको दे देती हूँ. कोऑर्डिनेट का लास्ट एक्सरसाइज 7.4 है ना कोऑर्डिनेट चैप्टर, हाँ उसके एक ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. नहीं आना आपको कोऑर्डिनेट, कौन सा आना है फिर? एपी आना है. हाँ एपी का क्वेश्चन नंबर 1 करना, उसका ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट के जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो करो. पोटैटो वाला क्वेश्चन कर लो. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे. स्पीड दिया हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना. सेकेंड्स और टाइम को मतलब हम यूनिट्स को सेम करेंगे. तो आई नो 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स, तो मैं ये कर लूं, काफी आसान हो जाएगा. तो मैंने किया 360 इंटू 20 बाय 3600, तो एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, ये कट गया और ये आ गया 1, तो मेरे पास आ गया 2 किलोमीटर्स, राइट. तो इसको मैं क्या लिख लूंगी, 2000 मीटर्स. यूजुअली जो हमारा क्वेश्चन होता है हाइट्स और डिस्टेंसेस का, वो मीटर्स में होता है, तो आई विल टेक द यूनिट एज 2000 मीटर्स. ठीक हो गया. तो 20 सेकंड में ए से लेकर डी तक एरोप्लेन ने डिस्टेंस कवर किया है 2000 मीटर्स. अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं. दो ट्रायंगल्स बने आपके, ठीक है. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी बुक थी, एक क्वेश्चन था ऐसा, मैं पेपर्स में से सर्च करूंगी, जिसमें एरोप्लेन का एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री बन रहा था. ठीक है, इसका मतलब एरोप्लेन क्या कर रहा था, आपके पास आ रहा था. तो फिगर उस तरह से चेंज मतलब बनेगी सेम, बट वो क्या हुआ, वी हैव दिस हैबिट ऑफ फॉर्मिंग 30 डिग्री एंड देन 60 डिग्री. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर 30 से 60 हो रहा है तो एरोप्लेन आपके पास आ रहा है. ठीक है, चलो करो सॉल्व इसको. बीई डिस्टेंस 2000 हुआ ना. नहीं, हाइट ऑफ एरोप्लेन ले लो AB, P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन आपको दिए हुए हैं ये और ये, आपने वो सॉल्व कर लिए, और फिर उसने कहा स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज दिस. बस इतना काफी है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, या फिर आप लिख सकते हो बस इतना काफी, लेट द हाइट इज एक्स. ठीक है, हाँ जी.
100√3 + 1, ठीक है, 1000 होगा, 1000√3 + 1 हो गया बच्चे सॉल्व। ये 2 ट्रायंगल्स लेंगे, पहले कौन सा लेंगे हम? सबसे इजी वाला ट्रायंगल इसमें कौन सा है जिसमें 45 वाला एंगल बनता है? तो ये भी आपका बीपीबी क्या आ गया? h मीटर्स। फिर बड़े बड़े वाला ट्रायंगल लिया DEP, तो हमारे पास आएगा DE/PE इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, H/H + 2000 इज tan 30 विच इज 1/√3। समझ में आ गया? ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप ले सकते हो। ये वाला क्वेश्चन कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं पेपर में ना डालूं, स्टैंडर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन ना डालो ऐसा कोई रीजन नहीं है। पेपर्स में आया हुआ है, आपके टर्म पेपर्स में आया है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, ठीक है। वंशिका मुझे बुक ला देना प्लीज, आज दे जाओगी ना कर आज की कल आओगी? हाँ 5 पेपर में बहुत है। नहीं मुझे सिर्फ चाहिए, मैंने क्वेश्चंस मार्क करने हैं सो दैट मैं क्लास में करवा सकूं, बस और कुछ नहीं। नहीं शाम तक तो मैं पढ़ती भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बट इट्स इजी एक्सेसिबल है, बस और कुछ नहीं। इसमें 10 इयर्स दिए हुए हैं प्लस, हाँ पूछ लो। वैसे अब तो चावला बंदी होगा, तो दिस इज बाय 2, ये हो गया 1000। कल तो ले आना, नहीं कल मैं मंगवा लूंगी, मैं बता दूंगी तुम तो बाद में जाओगी, मैं मॉर्निंग में ले आऊंगी ना फिर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, इसकी भी पिक्चर भेज रही हूँ मैं। दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये 2019 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। पता क्या है आपको? याद रहता है तुम कौन सी गेम खेल कर आए थे? फुटबॉल खेली थी ना आपने, है ना? हाँ तो आपको याद रहता है कि अब किक करना होगा या उधर से जाना होगा या ये फाउल होता है या नहीं है ना? तो वो आपका टैलेंट है, ये मेरा टैलेंट नहीं है। मुझे गेम के बारे में कुछ मत पूछना, ना मैं खेलती हूँ ना मुझसे कभी खेला जाता है, राइट? सो हर किसी में टैलेंट होता है, मुझ में गेमिंग का बिल्कुल नहीं है। अच्छा आप लोग वो गन वाले गेम्स खेलते हो ना, शूटिंग वगैरह वाली सब खेलते हो ना? हाँ आई बैक इन माई स्कूल आई हैव हैड दिस गेम जो सिस्टम पे आती थी, डेव्स, है ना? वो सबसे गंदी लगती थी हमें ना। कंप्यूटर पीरियड में मैम करते थे, वो बिठा देते थे कि ये गेम खेलो, प्रिंस वाली गेम जो होती थी, इफ यू रिमेम्बर, अब अपग्रेड होकर आ गया होगा। तो मैं कभी वो गेम्स ना, मतलब मार धाड़ वाली कभी खेल नहीं पाई, नहीं। हाँ सॉलिटर, सो आई वाज मोस्ट ऑफ लॉजिकल वाला होता है ना बंदा, वो हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है, मेरा गेम्स में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे याद रहता है इसलिए क्योंकि पूरा दिन मेरा दिमाग इसी में चलता है, ठीक है बच्चे। तो इसमें ये मेरा कोई यूनिक एक पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट नहीं है, प्रैक्टिस इतनी हुई हुई है कि याद हो जाता है। और अभी तक ये नहीं हुआ बस कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं याद हुए, उस टाइम मैं मानूंगी कि हाँ मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ जब मुझे आपकी बुक के सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। सॉल्व नहीं आए, बैक इन स्कूल याद थे, अब नहीं है, ठीक है। अब मैं कोशिश भी करती हूँ तो थोड़े बहुत याद होते हैं। आई मीन यू आस्क मी कि मैम ये ठीक है, तो मुझे होता है नहीं मुझे पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जिस दिन मैंने बता दिया ना कि हाँ ठीक है, तो मैं कहूंगी कि हाँ ठीक है मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ। बच्चे आप किससे कंपेयर कर रहे हो? मैंने कितनी बार सॉल्व किया हुआ है ना? आप एक बार में मुझसे कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं है मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, सीरियसली कह रही हूँ। जितने बुरे आप हो शायद उससे बुरी मैं भी हूँ। तो कभी कभी जैसे उसने कहा मैं मैसेज चेक कर लो, मुझे नहीं समझ में आता कभी कभी वो, या वो स्ट्राइक नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी प्रैक्टिस है, आपने जो बात कही वो मैं जल्दी समझ लेती हूँ, ठीक है। सिर्फ हमारा और आपका सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क है। माय फर्स्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला पढ़ाना, तो एक बच्चा था स्मृति, डीएवी की स्मृति बांसल, उसकी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि वो मेरे लेवल तक आ गई, ठीक है। वो क्वेश्चन लेके आती थी मैम ये सॉल्व कर दो, मुझसे पहले उसने सॉल्व किया होता था, सिर्फ एक हिंट बताकर कि इसको ऐसे करेंगे और वो सॉल्व कर देती थी, राइट।
तो फर्क क्या था कि उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी और उसका दिमाग इतना चलने लग गया था मैथ्स में कि वो देखती थी क्वेश्चन अच्छा ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, उसने मैथ्स का ही करना था, वो मैथ्स का ही आगे कर रही है। हाँ, कौन सा स्टैट्स करवाती हूँ, उसके बाद बच्चे भागेंगे अभी। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ तुम लोग जाओ, आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 8 आपको ये आना है ना, चैप्टर 8 कर लो। हाँ, इसके बाद छोड़, इसके बाद आप जा सकते हो इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि आपका डाउट ये भी था ना हाइपोटेन्यूज कब निकालते हैं, वो बताओ। हाँ, मैं खिला देती हूँ, बताओ क्या खाना है। पार्टी क्या करनी है मैं बता देती हूँ, पढ़ लो बैठकर यहाँ पे। हाँ, क्या खाना है, मैगी खानी है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे बनो, सीरियसली कह रही हूँ, पढ़ने वाले बच्चों। चॉकलेट्स खानी है? नहीं, मैं नहीं खाती, चाहे मेरी खुद की दुकान है फिर भी नहीं खाता। क्यों? चॉकलेट्स तो खाने चाहिए नहीं? हाँ, ऐसे फेवरेट है, मतलब चॉकलेट मीठा नहीं खाना चाहिए, किसने कहा नहीं खाना चाहिए? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस में मत खाओ। हाँ जी, चलो बताओ बॉयज। नहीं, पढ़ाई एक्सेस में हाँ बहुत बुरी हो जाती है। हाँ, एक्सेस में बहुत बुरी होती है, सच में, मतलब बहुत बुरी होती है, सीरियसली एक्सेस सबका बुरा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा भी बुक्स पे हो तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका माइंड ना वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, विच इज द फैक्ट। हाँ, हाँ बच्चे बहुत होता है, when you study too much because sometimes you don't know how to handle that knowledge। उस चीज को आपको उस चीज को हैंडल कैसे करना है आपके ब्रेन को नहीं पता होता, तो किसी भी एक्सपर्ट के बिना आपको वो नई चीज करनी चाहिए, है ना। ये 2 घंटे माना गया तो जाओ, चले जाओ बस। मैं भी नहीं पूरा दिन पढ़ती मैं भी छोड़ देती, मैं नहीं पढ़ूंगी। आपके पेपर्स में चेक क्यों नहीं करते? बिकॉज एक्सेस इतना हो जाता है और आई फील नहीं, आई विल ड्रेन आउट माई सेल्फ, मैं नहीं कर पाऊंगी। A boy standing on a horizontal plane flying the bird flying at a distance of 100 मीटर, ये 2019 में आया था बोर्ड्स के पेपर में, मे बी इनसाइड दिल्ली होगा, ठीक है, पर ये क्वेश्चन था, फाइनल बोर्ड्स में था ये। तो अगर बोर्ड्स में कहीं भी आया है और बोर्ड अभी अगर अपना इतना इवेल्युएट अपने आप को कर रही है, इतना इवॉल्व हो रही है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस मीन 70% इज योर डायग्राम। जहां मैं डायग्राम बना देती हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। अब आप खुद करो इसको, क्या कर रहे हैं, बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ग्राउंड लेवल बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया, एक लड़का यहाँ खड़ा है, इस वाले पॉइंट पे मैंने फिक्स कर लिया। फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, तो यहां से उसने निशाना लगाया और उसने कहा कि ये बर्ड फ्लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, ठीक है। तो ये पोजीशन है बॉय की और दिस इज द बर्ड, और ये 100 क्या होगा, उसने हाइट ऑफ 100 नहीं कहा हुआ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 कहा हुआ है। समझ में आ गया, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हो गया बच्चे? या फिर होता है ऑन द ग्राउंड स्टैंडिंग एट दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तब कहते हैं। उसने कहा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन उसका है 30 डिग्री। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ finds of a 20 meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree। वो नहीं पता ना। अब उसने ये कहा हुआ है बॉय एंड गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ बर्ड, अगर बर्ड यहाँ पर है, बॉय यहाँ है, तो गर्ल को कहा आना चाहिए यहाँ पर। तो वो कहीं रूफ पे खड़ी है, ठीक है, तो रूफ भी कहाँ से जाएगी, ग्राउंड लेवल से, तो मे बी वो यहाँ पे ऐसे खड़ी है, ठीक है। तो आई विल टेक ड्रॉ इट लाइक दिस कि वो कुछ ऐसा खड़ी है रूफ पे, ऐसे क्यों, हाँ यहाँ खड़ी हुई है गर्ल, ठीक है, और वो देखती है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द सेम बर्ड इज 45 डिग्री। अब समझ में आ गया? अब बनाओ इसको। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, आप क्या करोगे, इस चीज को फर्दर एक्सटेंड करोगे।
So this is C, D, and I'll take it as E point ले लूं इसको बस. अब उसने कहा है find the distance of the bird from the girl. A boy standing on the ground. उसने bird देखा, यहाँ पर है, ठीक है, 100 मीटर के डिस्टेंस पर. ऐसे ही एक गर्ल ने नोटिस किया, वो रूफ पे खड़ी थी, विच इज 20 मीटर हाई. ठीक है, वो यहाँ पर खड़ी है, एक हाइट पे खड़ी है 20 मीटर्स की. उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45. अब गर्ल की पोजीशन कहाँ है? वो यहाँ भी खड़ी हो सकती थी, यहाँ से भी उस बर्ड को ऑब्जर्व कर सकती थी, राइट? लेकिन उसने कहा है द बॉय एंड गर्ल, या फिर ऐसा होता कि वो बॉय यहाँ पर है, उसने 30 डिग्री ऐसे देखा, ठीक है, बॉय यहाँ है 30 डिग्री ऐसे देखा, गर्ल यहाँ खड़ी है, उसने 45 पर देखा, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है. अब उसने एक्सप्लेन कर दिया बॉय एंड गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ बर्ड. तो अगर बर्ड यहाँ है, बॉय यहाँ है, गर्ल हैज टू बी हियर, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है. तो अब उसने कहा कि उसको 45 डिग्री के एंगल पर इस बर्ड को देखना पड़ रहा है. तो देख लिया. तो मुझे तो सिर्फ एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल्स कंप्लीट करने हैं. इफ दिस इज 100, राइट, ये कितनी है साइड 20, तो ये कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना, पहले तो लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि साइड ए बी दी हुई है. बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री. समझ में आ गया? बीसी की लेंथ मुझे नहीं दी हुई, ए बी 100 है, साइन 30 कितना होता है? हाफ. तो बीसी कितना आ गया? 50 मीटर. तो ये 20 है, बीई कितना हो गया? 30. तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगी. 45 अगर एंगल दिया हुआ है तो ये भी कितना आ गया? 30. मुझे ये बीजी डिस्टेंस निकालना है, इट विल बी 30√2 मीटर. समझ में आ गया? आज भी क्लियर है? Yes, ma'am. चलो मैं अब रिकॉर्डिंग